तो आज की इस क्लास में हम महात्मा गांधी जी और उनके द्वारा भारत में चलाए गए आंदोलन के संबंध में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी का जो सामान्य परिचय है, वो आप लोग अपने स्तर से उनकी जीवनी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। उद्देश्य यहाँ पर भारतीय आंदोलन पढ़ना है, ना कि महात्मा गांधी जी की जीवनी पढ़ना। तो इस बात को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जन्म महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, ये जानकारी आपको है। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। पिता का नाम करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। जन्म स्थान इनका पोरबंदर, गुजरात। और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो ये तो रहा इनका सामान्य परिचय। राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इनसे पहले कांग्रेस के एक सक्रिय नेता थे, उनको अपना राजनीतिक गुरु माना था। 1888 ईस्वी में की पढ़ाई के लिए ये इंग्लैंड चले गए थे और वहाँ से फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद 1891 में इन्होंने डिग्री प्राप्त की और भारत आए। लेकिन भारत में आने के बाद ही दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी थे, अब्दुल्ला नाम था उनका। उन्होंने इनसे याचना की कि मेरा केस लड़ने के लिए आप मेरे साथ अफ्रीका चलें, और ये उनके साथ अफ्रीका चले गए। लेकिन जैसे ही ये अफ्रीका पहुंचे तो वहां पर इन्होंने ये पाया कि अंग्रेज़ों ने, जो कि गोरे होते हैं, काले और गोरे का जो रंग भेद है वो इतना ज़्यादा कर रखा है कि जो काले व्यक्ति होते हैं उनको ना तो वो अच्छे से सम्मान देते हैं और न ही उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार दे रहे हैं। गांधी जी के अपनी जीवनी में एक उल्लेख भी है कि इनकी एक घटना है जहाँ पर इनको काला रंग होने के कारण, काला मतलब कि सांवला जो भी कहिए आप, जो गोरे अंग्रेज होते हैं आपने देखे ही होंगे, उसके अलावा जो भी कलर होता है हम आप लोग सब काले के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, चाहे कितने ही गोरे आप समझिए अपने आप को। तो इन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। उस बात से बड़े ये कह सकते हैं कि हर्ट हुए, और उसके बाद इन्होंने बाकी जिन लोगों के साथ ये दुर्दशा हो रही थी उनकी पीड़ा को समझा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किसी दूसरे के साथ अत्याचार हो रहा होता है तो उसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब वही सेम स्थिति हमारे साथ आती है तब हम समझते हैं कि कितना बुरा लगता है, कितनी ठेस पहुंचती है हमारे हृदय को। और उसके बाद फिर हम कुछ करने का प्रयास भी करते हैं। तो यही गांधी जी के साथ भी हुआ, और तब जाकर के इन्होंने वहाँ पर अपने कुछ कह सकते हैं आंदोलन चलाने का प्रयास किया। और बाकी जो जो इन्होंने किया आगे हम इसमें पढ़ रहे हैं आपकी इस पीडीएफ में। 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के नटाल कांग्रेस की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, तो नटाल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गांधी जी द्वारा की गई। कब की गई? 1894 में की गई। और कहाँ की गई? तो अफ्रीका में की गई। अफ्रीका कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। 1901 में सर्वप्रथम गांधी जी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सम्मिलित हुए। ये प्रश्न आप लोगों की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि गांधी जी भारत तो बहुत बाद में आए, लेकिन एक बार 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सम्मिलित होने का इनको अवसर मिला था। अधिवेशन के अध्यक्ष उस समय थे दिनासा ई बाचा। 1904 में डरबन में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की। तो फिनिक्स आश्रम कहाँ है? तो डरबन में है। और ये डार्बन लिखा हुआ है, आप ड र ब न लिख लीजिएगा। मैंने फिर पहले भी कहा था कि वर्तनी अशुद्धि हो सकती है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिनिक्स आश्रम की शुरुआत कहाँ पर की गई? डरबन में की गई। किसके द्वारा की गई? गांधी जी द्वारा की गई। और किस वर्ष की गई? तो 1904 में की गई। ये फैक्ट हैं जो कि आपको ऐसे ही याद करने होंगे। फिर 1906 में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग भी इन्होंने अफ्रीका में ही किया था, क्योंकि ये तो अफ्रीका ही थे तब तक, लगभग 1914 तक। तो सारे प्रयोग इनके जो थे अफ्रीका में ही हो रहे थे। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ चलाया गया, तो उसका उत्तर आपका अफ्रीका रहेगा, अगर ऑप्शन में अफ्रीका लिखा हुआ है तो। 1910 ईस्वी में जोहानिसबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका का ही एक हिल स्टेशन है, में टॉल्स लॉय फार्म की स्थापना की।
टॉल्स्टॉय फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फिनिक्स आश्रम है, तो फिनिक्स आश्रम आपको याद रखना है, बाकी ये इतना नहीं भी याद करोगे कोई बात नहीं। गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ और इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी बनता है कि प्रवासी दिवस किस दिन बनाया जाता है, तो 9 जनवरी को बनाया जाता है। और 9 जनवरी के 3 दिन बाद 12 जनवरी को विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर युवा दिवस मनाया जाता है। ये भी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। ठीक है, इसे मनाने की शुरुआत 2003 से की गई थी, जिसका श्रेय लक्ष्मीमल सिंघवी को जाता है। फिर है, भारत आते ही सबसे पहले गांधी जी ने गुजरात के साबरमती में एक आश्रम की स्थापना की और भारत गांधी जी आए थे 1915 में, तो इस आश्रम की स्थापना भी 1915 में ही की गई होगी। सॉरी। आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, अंग्रेजी में इसका नाम है। 1925 में ये पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी, जिसमें इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, अपनी सारी घटनाओं का इसमें वर्णन किया है। उपाधियां, केसरी हिंद इनको अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, और महात्मा उपाधि इनको किसने दी थी बताइए, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। बापू की उपाधि इनको दी थी किसने, CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आधुनिक युग का आजाद शत्रु, आजाद शत्रु नहीं अजात शत्रु है, अजात शत्रु एक बहुत ही पराक्रमी राजा रहे हैं आदिकाल के। ठीक है, उनके नाम पर इनको आधुनिक भारत का अजात शत्रु कहा था। किसने कहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। देशद्रोही फकीर, अब फकीर, देशद्रोही ऐसे शब्दों का प्रयोग कौन करेगा, ऑब्वियसली जिनके खिलाफ ये लड़ रहे हैं यानी कि अंग्रेज करेंगे। तो अंग्रेजों की तरफ से इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, विंस्टन चर्चिल, तो विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी को देशद्रोही फकीर की उपाधि दी गई थी। भिखारियों का राजा, इन्हें मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था। अर्धनग्न फकीर, इनको फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, अर्धनग्न फकीर इन्हें किसने कहा था, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो फ्रैंक मॉरिस ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा है। राष्ट्रपिता किसने कहा है, ये तो आप लोगों को पता ही होता है, सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और महात्मा इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। इसके अलावा वन मैन आर्मी इन्हें बाउंड्री बोर्ड लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा दी गई थी, तथा कुली बैरिस्टर इनको दक्षिण अफ्रीका में ही एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा था। गांधी जी ने 1929 में अनाशक्ति आश्रम, जो कि हमारे उत्तराखंड कौसानी में स्थित है, तो उत्तराखंड में होने के कारण ये प्रश्न उत्तराखंड इतिहास का भी बन जाता है या उत्तराखंड जनरल स्टडी का भी बन जाता है। ठीक है, तो कौसानी में स्थित अनाशक्ति आश्रम गांधी जी ने 1929 में स्थापित किया। सेवाग्राम की स्थापना इन्होंने वर्धा में की, जो कि महाराष्ट्र में है, और 1936 में इस सेवाग्राम की स्थापना की गई थी। वर्धा में ही गांधी जी ने अपने शैक्षिक विचार रखे थे, जिससे वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना आरंभिक संघर्ष बिहार के चंपारण नामक एक छोटे से क्षेत्र से शुरू किया। और क्या इसकी घटना थी ये जानते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ गरीब किसान जो थे, उनसे अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती कराना चाह रहे थे। अब नील की खेती नील की खेती जो थी वो किसान नहीं करना चाह रहे थे। उसका कारण ये था कि नील की खेती जो थी वो जमीन को बंजर बना देती थी और लंबे समय तक वहां पर फिर कोई फसल नहीं हो सकती थी। तो इस वजह से, और हमारा जो किसान है या कोई भी व्यक्ति है जो किसी कार्य को कर रहा होता है तो वो उससे प्रेम करता है, और किसानों के लिए तो भूमि उनकी माता होती है। आपने देखा भी होगा कि भूमि पूजन भी होता है, उसके बाद जाकर के चाहे फसल उगाया जाए या काटा जाए, दोनों समय में एक अच्छी आस्था के साथ पूजा की जाती है। तो भूमि का नाश ना हो जाए, इसके लिए किसानों ने विरोध किया नील की खेती करने का, और वहां पर गांधी जी ने इनको सहयोग दिया।
ठीक है। तो गांधी जी ने किसानों को जमींदारों के और अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए क्या किया, जो तीन कठिया प्रथा थी उसका विरोध किया। अब ये तीन कठिया प्रथा क्या थी ये समझ लीजिए कि अगर किसी किसान के पास 20 खेत हैं तो उनमें से 3 खेतों में उसे अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होगी। ठीक है, लिखा हुआ है 3/20। तो इसका अर्थ क्या है, आपके पास 20 खेत हैं तो आपको 3 खेतों में कम से कम नील की खेती करनी अनिवार्य है, आप मना नहीं कर सकते। इसे तीन कटिया प्रथा कहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम में 3 बातें आपको याद रखनी हैं जो कि आपके परीक्षा के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली ये कि गांधी जी ने अपना पहला जो आंदोलन है वो चंपारण से आरंभ किया था। चंपारण कहाँ है, बिहार में है। चंपारण का यह आंदोलन नील की खेती के खिलाफ और तीन कठिया प्रथा के खिलाफ चलाया गया था। तीसरा प्रश्न कि ये तीन कठिया प्रथा क्या है, तो 20 में से 3 भाग पर अनिवार्य रूप से खेती करने की प्रथा जो थी उसे तीन कठिया प्रथा कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 1918 में। यह आंदोलन कब हुआ था चंपारण का, और इसके बाद दूसरा आंदोलन कब हुआ। ठीक है, ये आंदोलनों की जो डेट है, जो वर्ष है, वो आपको याद रखना है। आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था ये भी याद रखना है। ठीक है, और हो सके तो आंदोलन के खत्म होने के पश्चात जो सुलह हुई है या जो संधि हुई है वो क्या थी ये भी आप याद रखें तो बेहतर रहेगा। 1918 में इन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों और गुजरात के खेड़ा के किसानों के साथ संघर्ष किया। तो पहला आंदोलन तो इनका किसानों के लिए था, लेकिन दूसरा आंदोलन इनका मजदूरों के लिए था। इस प्रकार से, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में अधिकांश जो वर्ग था वो या तो मजदूर वर्ग था वो या किसान वर्ग था। आज भी देख लीजिए तो हमारे भारत में अधिकांश वर्ग जो है वो सिर्फ मजदूर वर्ग ही है। मजदूर का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि जो मकान बनाने वाले मजदूर होते हैं, किसी भी फैक्ट्री में जो 4th क्लास में काम करता है वो एक प्रकार से मजदूर ही है। ठीक है, और गांधी जी ने किसानों की सहायता की तो वहां से गांधी जी किसानों के बीच में लोकप्रिय हो गए, और अब वो मजदूरों के साथ खड़े हैं, मजदूरों का सहयोग कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, तो मजदूरों के बीच भी वो लोकप्रिय नेता बन जाएंगे। तो इस प्रकार से गांधी जी का फिर धीरे धीरे करके भारतीय आंदोलन में वर्चस्व स्थापित होना शुरू हो गया। 1818 की घटना, जहां पर खेड़ा के किसानों के साथ इन्होंने संघर्ष किया और अहमदाबाद के जो मजदूर थे, मिल के मजदूर, उनके लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई एक्चुअली क्या थी कि मिल के मजदूर अपनी वेतन वृद्धि के लिए काफी समय से मांग कर रहे थे, बट उनकी वेतन वृद्धि नहीं की जा रही थी। और किसानों के संदर्भ में बात करें तो किसानों से जो राजस्व वसूली थी वो कोई टेक्निकल तरीके से नहीं हो पा रही थी या तार्किक रूप से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब खेती हो रही है तब तो कर लेना उचित है, किंतु जब खेती ही नहीं हो रही है, जब अकाल पड़ गया है, तो अंग्रेज उस समय भी इनसे वसूली कर रहे थे। तो इसको लेकर के गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के अमानवीय जो कृत्य थे उनके विरुद्ध भी एक आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन के माध्यम से इन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनको लोग अस्पृश्य बोलते थे या अस्पृश्यता का जिनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको हरिजन कहा गया। हरि मतलब प्रभु और जन मतलब जनता। ठीक है, प्रभु के जो जनता है, प्रभु के जो लोग हैं उनको हरिजन कहते हैं, ऐसा उस समय गांधी जी ने कहा। महात्मा गांधी का आंदोलन व सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह तो मैं बता चुका हूं आपको, तीन कटिया प्रथा के विरुद्ध ये किया गया था। इसके बाद अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया, अहमदाबाद आंदोलन जो है वो 1918 में चलाया गया, जहां पर सर्वप्रथम गांधी जी ने भूख हड़ताल की। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल की गई, तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में की गई। इसी वर्ष खेड़ा सत्याग्रह भी गांधी जी द्वारा चलाया गया, जो कि 1918 में पूर्ण रूप से एक किसान सत्याग्रह के रूप में जाना गया।
और इस सत्याग्रह में सर्वप्रथम वल्लभ भाई पटेल जी गांधी जी के संपर्क में आए और गांधी जी के जो आंदोलन के तरीके थे उनसे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए और गांधी जी के अनुयायी बन गए। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बनता है कि वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी जी से किस आंदोलन में मिले या किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से प्रभावित हुए। तो वो आंदोलन है खेड़ा आंदोलन। ठीक है, फिर आते हैं हम 1919 के खिलाफत आंदोलन में। 1919 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष ये खिलाफत आंदोलन तो हुआ ही था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी वर्ष हुआ था, रॉलेट एक्ट भी इसी वर्ष आया था। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है 1919, तो आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के दौरान ही चलाया गया। खिलाफत का मतलब ही असहयोग होता है। ठीक है, हम किसी चीज के खिलाफ हैं, यानी कि हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, तो हम उसको सहयोग नहीं देंगे। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया, जो कि प्रथम जन आंदोलन बना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930 में, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, चलाया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में चलाया गया। ठीक है, जिसको दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं। देखिए, ये तो आंदोलनों की एक टाइमलाइन है, आंदोलन की व्याख्या आगे की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल धीरज रखें और इनकी जो टाइमिंग है, जो इनके वर्ष है, उनको आप कंठस्थ कर लें, यानी कि उनको आप पूरी तरह से बाय हार्ट लर्न कर लें। भारत छोड़ो आंदोलन तथा अगस्त क्रांति 1942 में आई थी, जिसका नारा था करो या मरो। ठीक है, या तो हमें अब आज़ादी लेनी है या फिर मरना है, मतलब कि या अपनी जान भी दे देनी है, ऐसा। ओके, अब देखिए, खेड़ा आंदोलन में बता चुका हूं आप लोगों को। सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा आंदोलन के दौरान ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी से मिले और उनके अनुयायी बन गए, उनके प्रभाव में आ गए। इस आंदोलन के अंतर्गत 3 प्रमुख लक्ष्य थे। पहला था हिंदू एकता, दूसरा छुआछूत को खत्म करना, तीसरा था महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, अब आते हैं हम रॉलेट एक्ट की तरफ। रॉलेट एक्ट एक महत्वपूर्ण एक्ट है, जिसको काला कानून भी कहा जाता है, और इस एक्ट के बाद ही जलियांवाला बाग कांड हुआ और जो भारत का जो आंदोलन था उसमें कह सकते हैं कि इस कानून ने एक चिंगारी सी भर दी। ठीक है, और इसी के बाद फिर आप देखेंगे कि चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे और क्रांतिकारी जिनको आज हम याद करते हैं, जिनका नाम आज हमारे मस्तिष्क में रहता है, वो सक्रिय हुए। तो रॉलेट एक्ट काला कानून भी कहते हैं। क्यों इसे काला कानून कहते हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो इस समय के जो वॉयसराय थे भारत में, वो कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, और इसी एक्ट के विरोध में कई सारी रैलियां निकाली गई, कई सारे आंदोलन चलाए गए, और जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में एक सभा बैठाई गई और वहां पर जनरल डायर ने जो कह सकते हैं कि फायरिंग करवाई थी, उस फायरिंग में कई सारे भारतीय मारे गए थे, और उसके खिलाफ ही गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ किया। उसका प्रमुख कारण भी जलियांवाला बाग का हत्याकांड था। ठीक है, 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में निर्मित एक कमेटी के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित षड्यंत्रों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाया गया। अब ये कानून का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि 1905 या 6 के बाद से जब गरम दल बना था कांग्रेस का, तब से लेकर के 1917 तक बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जहां पर बम फेंके गए, गोली मारी गई, मतलब कि अंग्रेजी जो शासक थे या अंग्रेजी अधिकारी थे, उनमें से कई की हत्या कर दी गई और कई की हत्या के प्रयास किए गए। तो इस बात से रुष्ट होकर के 1917 में एक कमेटी बैठाई गई और ये निर्णय लिया गया कि अब से जो भी इस घटना में पाया जाएगा या जिसके पाए जाने का संदेह होगा, उसको बिना किसी वकालत के या बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे, तो उनके नाम पर इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। 18 मार्च 1919 को यह एक्ट पारित हुआ। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है।
ठीक है, तो याद रखना है कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। ये भारत में कब लागू हुआ? तो 18 मार्च 1919 को लागू हुआ, और इसी कारण से इसे काला कानून कहा जाता है, क्योंकि इस कानून के अंतर्गत अगर आप किसी व्यक्ति को किसी भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। अगर माना कि अंग्रेजों को ये शक होता है कि कोई व्यक्ति रमेश नाम का कल बम कांड में भाग लेने वाला है या फिर किसी अधिकारी की हत्या करने का षड्यंत्र बना रहा है, सिर्फ संदेह होता है बट वास्तविकता ये नहीं है, तो संदेह के आधार पर वो उसको जेल में डाल सकते हैं और उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का कोई अधिकार ही नहीं दिया जाएगा। इसी कारण से इसके विरोध में महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई, और इस प्रकार 16 अप्रैल 1919 के दिन राष्ट्रव्यापी राष्ट्र अपमान दिवस मनाया गया। ठीक है, सत्याग्रह सभा का सर्वप्रथम शब्द सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इसी समय किया गया। ठीक है, कब? 1906 दक्षिण अफ्रीका में। ये मैंने आपको ऊपर लिखाया हुआ है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, और सत्याग्रह आंदोलन सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा कहाँ चलाया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। इस कानून के खिलाफ मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को स्वीकार करती है वह अपने को एक सभ्य सरकार कहलाने का अधिकार खो देती है। ठीक है, क्योंकि गरम दल और नरम दल मिल चुके थे, किसी प्रकार का कोई भी अब हिंसात्मक घटनाक्रम नहीं हो रहा था, और उस समय ऐसा कानून लाया जाता है तो ऐसा कानून लाना एक प्रकार का हास्यात्मक कृत्य है, और ऐसी सरकार को हम किसी प्रकार से सभ्य सरकार नहीं कहेंगे। ये बात किसने कही थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता रहे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना क्या होती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो 10 अप्रैल 1919 के दिन डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों के नाम आप याद रखिएगा, इनको रॉलेट एक्ट के अंतर्गत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी गिरफ्तारी से नाराज होकर के सरकार के विरोध में एक सभा बुलाई जाती है, जो कि जलियांवाला बाग अमृतसर में बुलाई गई है 13 अप्रैल 1919 में। और इस बात की जो भनक है या सूचना है वो उस समय के स्थानीय जो जनरल डायर हैं उन तक पहुंचती है, और जनरल डायर अपनी एक सेना की टुकड़ी लेकर के सीधे जलियांवाला बाग में पहुंचते हैं, और वहां पर पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन जब जो जनता है, जो आंदोलनकारी है, वो उनकी बात सुनने से मना कर देते हैं और शांतिपूर्व बैठ करके आंदोलन करते हैं, तो उसी दौरान जनरल डायर द्वारा गोली चलाई जाती है। ठीक है, और इसमें लगभग 319 लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि अब ये कितने लोगों की मृत्यु हुई, गलती जनरल डायर की थी या वो लोग जो वहां बैठे थे उनकी थी, इस बात पर बहस शुरू होती है, और इस बहस में अंग्रेजों की तरफ से अपने पक्ष रखे जाते हैं, जहां पर जनरल डायर को निर्दोष साबित करके उनको वापस इंग्लैंड भेज दिया जाता है। लेकिन जनरल डायर को इंग्लैंड तो वापस भेज दिया जाता है, किंतु उनसे इस घटना का बदला लेने के लिए जो शहीद उधम सिंह हैं वो इंग्लैंड जाकर के उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए अपनी तरफ से फिर एक समिति बैठाई, क्योंकि अंग्रेजों की जो कमेटी बैठी थी उसने तो निर्दोष साबित कर दिया जनरल डायर को, जिस बात से कांग्रेस बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, तो इन्होंने अपनी एक कमेटी बैठाई जिसमें मदन मोहन मालवीय जी को अध्यक्ष बनाया गया। तो जलियांवाला बाग कांड के जांच हेतु बनाई गई कांग्रेस की समिति के अध्यक्षता किसने की, ये प्रश्न बनता है। तो उत्तर आपका होना चाहिए कि मदन मोहन मालवीय जी ने की। और इस कमेटी के दो और सदस्य जो थे उनमें मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी प्रमुख थे। ठीक है, जो कि आगे जाकर के फिर भारतीय आंदोलन के प्रणेता बनते हैं। बाकी इनके अतिरिक्त सी आर दास, एम आर जेकर, बकरुद्दीन तैयब जी, ये सभी इस समिति के सदस्य बने।
जनरल डायर को इस घटना के 21 वर्ष बाद उधम सिंह द्वारा 1940 में लगभग गोली मार के हत्या कर दी गई। और इसी घटना के विरोध में, जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी, इसके विरोध में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। ठीक है ना। 1919 के कांग्रेस अधिवेशन जो कि अमृतसर में हुआ था, वहां पर मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की और इस घटना के साथ डंडा फौज के नेतृत्व में जो डंडा फौज जो थी वो भी अस्तित्व में आई। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये एडवाइस देना चाहूँगा कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसको आप अच्छे से डिटेल में समझ लें और इसमें जितनी घटनाएं हुई हैं, जो घटनाएं इससे संबंधित हैं, उन सभी के दिन, तारीखें और साथ ही साथ जो प्रमुख नेता हैं उनके नामों को आप याद कर लें। ठीक है। जैसा कि आपको मैंने अभी भी बताया था कि किन दो क्रांतिकारियों के गिरफ्तारी के खिलाफ ये घटना हुई थी या ये सभा बैठाई गई थी, तो सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू, इनका नाम आपको याद रखना है। दूसरा, कौन व्यक्ति था जिसने गोली चलवाई, तो जनरल डायर, आपको ये याद रखना है। जनरल डायर की हत्या किसने की, तो उधम सिंह, ये नाम भी आपका इसी घटना से संबंधित है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से बनाई गई समिति के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, MR जयकर, बकरुद्दीन तैयब आदि आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ अध्यक्षता किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस की गई, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही ये वापस की गई थी। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो जलियांवाला बाग कांड से संबंधित हैं। और जलियांवाला बाग कांड की जो हत्या थी उसका प्रमुख जो कारण था वो भी आप लोगों को याद रखना है कि रॉलेट एक्ट के कारण जो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है। तो ये आपस में सहसंबंधित हैं सबके साथ, आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन की तरफ। तो खिलाफत आंदोलन तो वैसे मुस्लिमों का आंदोलन था, मुसलमानों द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा था, जो जहां पर कि इनके जो सर्वोच्च नेता हैं जिसको खलीफा कहा जाता है, उनके प्रति जो यूरोपीय कंट्रीज थी वो भेदभाव कर रही थी, अन्याय कर रही थी उनके खिलाफ। तो जिस वजह से ये आंदोलन विश्वव्यापी रूप से चलाया गया और भारत में भी ये आंदोलन चला। ठीक है। किनके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया, तो मोहम्मद अली, शौकत अली, दो जो अली बंधु थे, इन्होंने अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ये खिलाफत आंदोलन चलाया। 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी के दिल्ली सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। तो गांधी जी का संबंध इस आंदोलन से सिर्फ इतना सा है कि इन्होंने इस कमेटी की अध्यक्षता की है जो कमेटी दिल्ली में बनाई गई थी। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व वाली तुर्की सरकार के गठन पर यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने जो प्रतिभाग किया था, जो अध्यक्षता की थी, तो कांग्रेस के एक सदस्य थे CR दास, चित्तरंजन दास। ठीक है। इन्होंने इस गांधी जी के इस फैसले का विरोध किया था। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया। 1920 के वार्षिक अधिवेशन नागपुर में जो हुआ था, में गांधी जी के नेतृत्व में 15,000 प्रतिनिधियों के सहयोग से कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया तथा शांतिपूर्वक स्वराज की प्राप्ति करने के उद्देश्य से एक असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक विशिष्ट अधिवेशन 1920 में बुलाया गया, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के नेतृत्व का प्रस्ताव पारित किया। और गांधी जी ने इसी दौरान केसरी हिंद, जो अंग्रेजों द्वारा उपाधि दी गई, को वापस भी लौटा दिया। तो गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा केसरी हिंद की उपाधि क्यों दी गई थी, इसके पीछे भी एक कारण है। जब गांधी जी 1915 में भारत आते हैं तो आपको याद होगा कि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है। और विश्व युद्ध चलने के कारण अंग्रेजों को ये चाहिए था कि वो भारत के जो सैनिक थे उनको अपने साथ उस युद्ध में शामिल करें।
तो गांधी जी से उन्होंने सिफारिश की और गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग किया और कई सारे जो भारतीय सैनिक थे उनसे अपील की कि वे अंग्रेजों का साथ दें। कारण ये था कि अंग्रेजों ने ये कंडीशन रखी थी कि अगर इस युद्ध में हमें सहयोग मिलेगा तो हम फिर भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपनी ओर से प्रयास करेंगे, सोचेंगे और हो सकता है कि स्वतंत्रता मिल भी जाए भारत को। तो इस आस में गांधी जी ने ये कार्य किया, ठीक है। और इसी वजह से इनको अंग्रेजों द्वारा केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। तो इस उपाधि को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस लौटा दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों व छात्रों ने स्कूल त्याग दिए। स्कूल मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा वाले स्कूल थे, जो अंग्रेजों द्वारा संचालित किए जा रहे थे, वे स्कूल त्याग दिए। मतलब कि अब अंग्रेजों के हर एक कार्य का हमने सहयोग नहीं करना है, ठीक है। भारतीय जनता ने वोट डालने से इनकार कर दिया। इसी दौरान दिल्ली मुस्लिम जामिया एवं काशी हिंदू विद्यापीठ और लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी। वकीलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार किया। केरल में मोपला किसानों ने विद्रोह किया, जिस कारण केरल में इसे मोपला विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केरल का जो मोपला विद्रोह है किससे संबंधित है, तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। मोपला क्या है, ठीक है, मोपला किसानों का ही एक क्या बोलते हैं समूह है, जिसमें 2000 से अधिक किसान मारे गए थे। 5 फरवरी 1922 के दिन एक ऐसी घटना होती है जो इस अहिंसा पूर्वक चल रहे आंदोलन पर एक काला धब्बा लगा देती है। तो गांधी जी के अहिंसा के मार्ग के खिलाफ गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर एक पुलिस चौकी को जला दिया जाता है। तो इस तरह से जो असहयोग आंदोलन जो अहिंसा पूर्वक चल रहा था वो एक हिंसात्मक आंदोलन बन जाता है और इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होकर के गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो 5 फरवरी 1922 के दिन गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर एक पुलिस चौकी को जला दिया गया, जिससे आहत होकर के फिर 12 फरवरी को यानी कि 7 दिन बाद गांधी जी ने बारदोली में यह आंदोलन स्थगित कर दिया। तो असहयोग आंदोलन को किस स्थान में स्थगित किया गया, बारदोली में। क्यों स्थगित किया गया, क्योंकि गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर कुछ क्रांतिकारियों द्वारा पुलिस चौकी जला दी गई थी, ठीक है ना। और 10 मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया गया। लेकिन 6 वर्ष का कारावास पूर्ण होने से पहले ही, देखिए 1922 में 6 वर्ष का कारावास मिल रहा है, तो लगभग 1928 तक इनको जेल में रहना था। लेकिन गांधी जी अस्वस्थ थे, इस कारण से गांधी जी को केवल 2 वर्ष के उपरांत ही छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने कुछ आंदोलनों के संबंध में पढ़ा था। आंदोलन की मुख्य धुरी जो हैं वो गांधी जी हैं। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि जितना भी आपको पढ़ाया गया है तो इस कंटेंट से आप उसको कॉपी कर लें, ठीक है। और फिर से, क्योंकि हम एक संक्षिप्त परिचय ले रहे हैं इतिहास के घटनाक्रम का, तो अगर आपको डिटेल में इनको पढ़ना हो तो उसके लिए आपको किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छी किताबों से पढ़ना ही किसी भी तरह के सही ज्ञान का एकमात्र साधन होता है, ठीक है। किताबों से पढ़िए, आप गांधी जी की जीवनी पढ़िए, नेहरू जी की जीवनी पढ़िए, वहाँ से आपको और डिटेल मिल जाएगा। और अगर सिर्फ आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ना है तो जितना आपको लिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो अपने आप में इनफ है, ओके।